कलकत्ता रेप केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमें 7 ऐसे लूप होल्स मिले हैं जिससे ये क्लियर होता है कि संजय रॉय अकेला मुजरिम नहीं है। इस क्राइम में और भी लोग शामिल हैं जिन्हें शायद बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि केस के 5 दिन बाद क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया गया है। आमतौर पर क्राइम को पूरी तरह से सीन कर दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि संजय रॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, इसलिए इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसलिए मैं बंगाल सरकार और वहाँ के पुलिस से ये 7 सवाल करना चाहता हूँ, और ये 7 सवाल ये क्लियर कर देगा कि इस केस में मेजर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस हुआ है। तो चलिए इस कहानी को हमें शुरू से टाइम बाय टाइम इस कहानी को समझना पड़ेगा। 9 अगस्त 2024 को एक लेडी डॉक्टर जिसकी उम्र 31 साल होती है, उनका आरजीकर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में उनका रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। और विक्टिम की हालत ऐसी बताई जा रही है कि विक्टिम के आँख, मुंह और शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही थी, और विक्टिम का शव अर्धनग्न अवस्था में मिलता है। हादसे की रात लेडीज डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें उन्हें इमरजेंसी के दौरान और ओपीडी के दौरान हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उन्हें खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ उन्हें हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात ड्यूटी करने के बाद विक्टिम और उसके 4 कलीग्स सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए आए थे, और साथ में ही वो नीरज चोपड़ा का मैच भी देख रहे थे। रात के 3 बज रहे थे और डिनर करने के बाद उनके चारों कलीग्स अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। लेकिन विक्टिम डॉक्टर ज़्यादा ड्यूटी करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी, आराम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में ही सो गई। अब रिपोर्ट के अनुसार एक्यूज्ड यानी कि संजय रॉय 4 बजे लगभग उस रूम में एंट्री लेता है। उसने डॉक्टर का रेप किया, उसके साथ फिजिकली असॉल्ट किया, और इसके दौरान लगभग 3 से 5 बजे के बीच उसकी डेथ हो जाती है। फिर सुबह लगभग 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, लेकिन उनके परिजन को, उनके गार्जियन को कब सूचना की गई? लगभग 3 घंटे बाद 10:30 बजे। इसके बाद पेरेंट्स जब हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो उन्हें 3 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। उन्हें अपनी ही बेटी का डेड बॉडी एक बार भी नहीं देखने दिया गया। उनके पेरेंट्स वहाँ पे रोते रहे, बिलखते रहे कि हमें डेड बॉडी को सिर्फ एक बार देखने दो, लेकिन वहाँ पे उनकी किसी एक भी नहीं सुनी। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और फाइनली जब 3 घंटे बाद उनके पेरेंट्स को अंदर भेजा गया तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकता। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। विक्टिम के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, चश्मा टूटा हुआ था, शरीर के अलग अलग अंग से, अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग हो रही थी, आँख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, शरीर पर गहरे जख्म के निशान भी थे। मतलब शरीर की कंडीशन ऐसी थी कि कोई भी एक बार देख के बता सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था, बल्कि हॉस्पिटल तो इस केस को सुसाइड बताकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था। और इसीलिए मेरा यह पहला सवाल है कि हॉस्पिटल ने इस रेप और मर्डर केस को सुसाइड केस क्यों करार किया। दूसरा सवाल कि उनके पेरेंट्स को 3 घंटे का इंतज़ार क्यों करवाया गया और उन्हें डेड बॉडी क्यों नहीं देखने दी गई। क्या हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेशन किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, या वहाँ अंदर एविडेंस के साथ टेम्परिंग की जा रही थी। और तीसरी सबसे शर्मनाक बात कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने कैसे ये जजमेंट पास कर दिया कि इस डॉक्टर को साइकोसिस मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। आखिर क्यों? आखिर प्रिंसिपल को ऐसे जजमेंट पास करने की क्या ज़रूरत थी? क्या इस केस में और भी लोग शामिल थे? और इतना सब कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की कि इस केस को पूरी तरह से खामोश कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए। लेकिन ये बात जब हॉस्पिटल के और भी स्टाफ और डॉक्टरों के पास पहुंची तो वो लोग तुरंत ही प्रोटेस्ट पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया फैल गया और सोशल मीडिया के ज़रिए ये प्रोटेस्ट वायरल भी हो गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि उस डॉक्टर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, और रिपोर्ट से ये भी साबित हुआ कि उनके आँख, मुंह और शरीर के अलग अलग पार्ट्स पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे। रिपोर्ट ने पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है, ये रेप एंड मर्डर केस है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चला कि रात को लगभग 4 बजे संजय रॉय नाम का आदमी
हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में एंटर किया था। सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ भी मिला था जिसको संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट किया गया और वो डायरेक्टली कनेक्ट भी हो गया। मतलब यही पर्सन प्राइम सस्पेक्ट है। उसे अरेस्ट कर लिया गया और उसने अपना क्राइम भी कबूल कर लिया। अब ये संजय रॉय है कौन? और ये हॉस्पिटल से पूरी तरह से कनेक्टेड भी नहीं है। ना ही वो कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही वो कोई मेडिकल मेंबर था। बेसिकली संजय रॉय 2019 से कोलकाता पुलिस के साथ वेलफेयर सेल में सिविक वॉलंटियर का काम करता था। सिविक वॉलंटियर का मतलब वो लोग जो पुलिस को हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक और उनके अलग अलग कामों में हेल्प कर दिया करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद संजय रॉय कोलकाता में पुलिस का टी शर्ट पहन के घूमता था। यहाँ तक कि उसने अपनी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का प्लेट लगाया हुआ था। चौथा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पेशेंट के पेरेंट्स को भी आइडेंटिटी प्रूफ के बिना हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होती, तो उस जगह पर संजय रॉय जैसे आदमी को एंट्री क्यों मिल जाती है, वो भी रात को 4 बजे। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गार्ड तो होते ही होंगे। उस गार्ड ने संजय रॉय को क्यों नहीं रोका? पांचवा सवाल ये है कि उस हॉस्पिटल के जो CCTV कैमरे लगे हुए थे उसके फ़ोटोज़ क्यों नहीं रिलीज़ किए जा रहे हैं, क्यों नहीं दिखाए जा रहे मीडिया को? ट्विटर पर RJ कार हॉस्पिटल के स्टूडेंट वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि इस क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया गया है। आमतौर पर क्राइम सीन को पूरी तरह से सीन कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जानते हुए भी कि इतना बड़ा क्राइम हुआ है वहाँ पर, फिर ये कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए परमिशन किसने दे दी? एक और बात, संजय रॉय का ये पहला केस नहीं है। इस केस के जस्ट 1 हफ्ते पहले संजय रॉय के ऊपर एक और भी केस रजिस्टर हुआ था, एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने का। और ये सब जानते हुए भी पुलिस ने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं। और इतना ही नहीं, लाल बाज़ार के एक पुलिस स्टेशन में एक औरत ने ये कंप्लेन किया था कि संजय रॉय उसे फ़ोन करके बार बार परेशान करता है, उससे मिलने के लिए कहता है। और उसके बाद भी कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय के साथ क्या किया? कुछ नहीं। अरेस्ट के बाद संजय रॉय के फ़ोन से पोर्नोग्राफी कंटेंट भी मिला था, जिसके बाद उसके जान पहचान वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि संजय रॉय की 4 बार शादी हो चुकी है, जिसकी 3 बीवियाँ छोड़ के उसे जा चुकी हैं, वो भी उसके अब्यूजियस बिहेवियर की वजह से। और उसकी चौथी बीवी की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। अब ये आदमी जिसका बिहेवियर पहले से ही ठीक नहीं है, उसी हॉस्पिटल के और भी स्टाफ के साथ और भी लेडी डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर चुका है, तो ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में एंट्री क्यों दी जाती है? उसके ऊपर कितने इल्ज़ाम लग चुके हैं, कितने केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। क्या पुलिस एक बड़ा क्राइम होने के इंतज़ार कर रही थी? और मेरा लास्ट और 7वां सवाल ये है कि जब इस आदमी की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो इसे सिविक वॉलंटियर क्यों बना दिया गया? अब तो किराए का रूम देने के लिए भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक इंसान कैसा है, बंदा कैसा है। ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होते क्या? आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि इस केस में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस केस में संजय रॉय को बलि का बकरा बना के पुलिस के हाथे सौंप कर बाकी रेपिस्ट को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? तो मेरा सवाल ये है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो आज भी खुले घूम रहे हैं? और जब कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हमारी सोसाइटी के कुछ लोग विक्टिम को ही गलत ठहराने की कोशिश करने लग जाते हैं। निर्भया कांड में ज़्यादातर लोगों का सबसे पहला एक्यूज ये था कि वो आखिर देर रात तक बाहर क्यों थी, लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे, लड़की कैसे बात कर रही थी। ये सब बोलना बहुत आसान बात है। इस केस में वो लड़की तो अपना काम कर रही थी, वो तो हॉस्पिटल में थी। असली प्रॉब्लम ना किसी के बाहर जाने में है, ना किसी के कपड़े पहनने में है। असली प्रॉब्लम है तो संजय रॉय जैसे लोगों में, उनकी सोच में और हमारी सोच में। देश के किसी भी अपराध में आप लड़की पर ही आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस आरोपी को खुली छूट दे रहे हैं अगला और क्राइम करने के लिए। उन्हें दोबारा से हिम्मत दे देते हो किसी और क्राइम करने के लिए, किसी और लड़की को छेड़ने के लिए। निर्भया केस में जब सब लोग जानते थे कि दोषी कौन है, फिर भी उसे 7 साल बाद सज़ा मिली थी और ये हंसने वाली बात थी, लेकिन इस बार नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि विक्टिम और उनके परिजनों को जस्टिस मिल सके।